नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नाटो के कड़े रुख से घबराया चीन। यूक्रेन युद्ध में रूस का निर्णायक समर्थक बताए जाने पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, यूक्रेन मुद्दे पर चीन का रुख निष्पक्ष। यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जर्मनी में तैनात की जाएंगी लंबी दूरी की मिसाइलें। 2026 से शुरू होंगी अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती। जर्मनी की चांसलर ने फैसले को बताया अहम। रूस ने जताया कड़ा एतराज। कहा, दिया जाएगा माकूल जवाब। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया, सभी लक्ष्य हासिल किए बिना नहीं रुकेगा गाजा में युद्ध। कहा, गाजा युद्ध विराम की रूपरेखा पर बातचीत के लिए है प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 7 अक्टूबर के हमलों की जांच का किया आह्वान। नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन। सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर मंथन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदस्य देशों के साथ सहयोग की जताई प्रतिबद्धता। हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद केन्या के राष्ट्रपति ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को किया बर्खास्त। अटॉर्नी जनरल को भी किया गया सस्पेंड। जल्द नई कैबिनेट की गठन की घोषणा की। करों में वृद्धि करने वाला वित्त विधेयक के पास होने के बाद लोगों में है भारी रोष। और सुर्खियों के बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों की। चीन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो पर दूसरों की कीमत पर सुरक्षा का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उससे कहा कि वह एशियाई देशों के बीच ऐसी अराजकता न फैलाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को यह बयान नाटो द्वारा चीन पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, नाटो द्वारा यूक्रेन के मुद्दे पर चीन की जिम्मेदारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना अनुचित है और इसके पीछे गलत इरादे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर चीन का रुख निष्पक्ष है। पर चीन ने नाटो पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन ने कहा है कि नाटो को मूल कारणों पर विचार करने और दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय हालात को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अमेरिका में आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के केंद्र में यूक्रेन था, लेकिन चीन की भूमिका की भी खूब चर्चा हुई। बुधवार को नाटो ने चीन पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजिंग ने पलटवार करते हुए कहा कि चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने और टकराव व प्रतिद्वंदिता को भड़काना बंद किया जाना चाहिए। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन की निष्पक्ष और रचनात्मक भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। बिना किसी सबूत के नाटो अमेरिका द्वारा गढ़ी झूठी जानकारी फैला रहा है और खुले तौर पर चीन को बदनाम कर रहा है। वहीं नाटो के सदस्य नहीं होने के बावजूद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येल, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस नाटो के एक सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इन देशों को इंडो पैसिफिक 4 यानी IP4 कहा जाता है। चीन द्वारा ताइवान पर हमले की संभावना और रूस के साथ चीन के बढ़ते सुरक्षा संबंधों और परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया की चिंताओं के कारण ये विशेष सत्र हो रहा है। इस रणनीतिक बदलाव ने नाटो के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अहमियत को बढ़ा दिया है। नाटो ने माना है कि इस क्षेत्र में हो रही घटनाएं सीधे यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
यूरोप में जो होता है वह प्रशांत एशिया प्रशांत के लिए मायने रखता है और वहाँ जो होता है वह हमारे लिए मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध में हम देख रहे हैं जहाँ चीन और उत्तर कोरिया यूक्रेन में रूस के अवैध युद्ध प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बीच हंगरी ने कहा है कि वो इस सैन्य गठबंधन को चीन विरोधी गुट में परिवर्तित नहीं होने देगा। हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो गठबंधन कमजोर हो जाएगा। बुधवार को नाटो के सदस्य देशों ने भविष्य में यूक्रेन को इस गुट में शामिल करने के लिए अपरिवर्तनीय मार्ग का समर्थन करने का वादा किया था। हंगरी 1999 से नाटो का सदस्य है और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए नाटो के कई प्रयासों का अवरुद्ध कर चुका है। नाटो ने 1 साल के भीतर यूक्रेन को 40 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता देने का वादा किया है। इस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्रेमलिन ने कहा है कि ये रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा है और इसका समन्वित उपायों से जवाब दिया जाएगा। वहीं यूक्रेन ने शिखर सम्मेलन के नतीजों पर संतोष व्यक्त किया है। यूक्रेन ने कहा है कि नाटो की सदस्यता के भरोसे के साथ साथ लड़ाकू विमान F-16 के वायदे को भी पूरा किया गया है। हमसे वादा किया गया था कि 2024 की गर्मियों में F-16 यूक्रेनी आसमान में लड़ेंगे। यह वादा पूरा हुआ। संघर्ष शुरू होने के बाद नाटो ने यूक्रेन में सेना तो नहीं भेजी है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जरूर की है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की और अन्य ने टैंक रोधी हथियार, मिसाइल रक्षा प्रणाली, तोपखाने, बंदूकें, टैंक और सैन्य ड्रोन प्रदान किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने लंबी दूरी की मिसाइलों की भी आपूर्ति की है। अमेरिका और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नाटो और यूरोपीय रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के प्रयास में अमेरिका 2026 में जर्मनी में लंबी दूरी की मारक क्षमताएं तैनात करना शुरू कर देगा। दोनों देशों ने कहा कि अमेरिका की एपिसोडिक तैनाती ऐसी क्षमताओं की लंबी अवधि की तैनाती की तैयारी है जिसमें SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और विकासात्मक हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में मौजूदा क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी है। शीत युद्ध के बाद पहली बार 2026 से जर्मनी में लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों को समय समय पर तैनात करने का फैसला लिया गया है। मिसाइलों की तैनाती का निर्णय नाटो शिखर सम्मेलन में लिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जर्मनी में सतह से हवा में मार करने वाली SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों की तैनाती शुरू की जाएगी। इनकी मारक क्षमता वर्तमान में यूरोप की भूमि पर तैनात मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1988 में हुई एक संधि के तहत इन मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन समझौता 5 साल पहले टूट गया। अमेरिका और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मिसाइलों की तैनाती समय समय पर की जाएगी। शुरू में अस्थायी तौर पर तैनाती की जाएगी, लेकिन बाद में ये स्थायी रूप धारण कर लेगा। इसका मकसद जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास और खरीद में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये योजना हमारी रणनीति के साथ बिल्कुल मेल खाती है। अमेरिका ने जर्मनी में सटीक हमला क्षमताओं को तैनात करने का निर्णय लिया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा निर्णय है। यह हमारे द्वारा पहले से लिए गए सभी निर्णयों में फिट बैठता है। वहीं रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मॉस्को नए खतरे का माकूल जवाब देगा। अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक गठबंधन का आक्रामक रुख नहीं बदल रहा है, लेकिन हमें डराया नहीं जा सकता। हम इसका जवाब जरूर देंगे। ऐसी मिसाइलों को इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। शीत युद्ध के अंत में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसमें जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें शामिल थीं, जो 500 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती थीं। अमेरिका ने 2014 में रूस पर एक नए प्रकार की परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइलों को लेकर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आखिरकार अमेरिका 2014 में संधि से बाहर हो गया और रूस ने भी इसका अनुसरण किया। अपनी धरती पर अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की अनुमति पर जर्मनी में भी राजनीति तेज हो गई है। और आइए अब एशिया का आईना के जरिए नजर डालते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर।
राजधानी दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक 2 दिन चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि हमने बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों का उपयोग में लाने की आवश्यकता होगी। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को एक साथ लाती है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इस समूह में मूल रूप से बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देश शामिल हैं जो इस क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक क्षेत्रीय मंच पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर के हितों के तहत कार्य करता है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट का पहला संस्करण पिछले साल 17 जुलाई को थाईलैंड में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। BIMSTEC represents the intersection of the neighborhood first outlook, the Act East policy, and the Saga vision. Each of these endeavors is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal, where collaborative potential has long remained under-realized. We are all determined to infuse new energies, new resources, and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. There are long-standing goals such as capacity building and economic cooperation that have acquired a new urgency, and not least a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbor higher aspirations. Our hope is that these would be expressed as shared and ambitious BIMSTEC vision. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर थाईलैंड और म्यांमार के अपने समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। यह त्रिपक्षीय बैठक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर केंद्रित रही। ये परियोजनाएं बिम्स्टेक के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैठक में सीमा पर शांति और मानवीय सहायता पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में तीनों लीडर्स इस बात पर सहमत हुए कि साइबर, नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना तीनों देशों की साझा प्राथमिकता है और हम इस संबंध में सहयोग करना जारी रखेंगे। बिम्स्टेक रिट्रीट के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुइंगेल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि भूटान के विदेश मंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी मुलाकात की। एस जयशंकर ने उनसे मिलकर खुशी जाहिर की। मुलाकात में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान मैत्री की ताकत को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने इसे और आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। अक्सर ही चीन ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है और एक बार फिर चीन ने ऐसा ही किया है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार पिछले 24 घंटों में ताइवान के पास चीन के 66 फाइटर जेट्स देखे गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वहीं 56 लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को भी पार कर दिया है। शांति के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की। गुरुवार को चीन ताइवान की हवाई और समुद्री सीमा का धड़ल्ले से उल्लंघन किया। ताइवान के सीमावर्ती द्वीप किनमेन के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में करीब 7 चीनी नौसेना के जहाज संचालन करते हुए पाए गए। चीन की हिमाकत यहां तक नहीं रुकी। 66 लड़ाकू विमान भी हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए देखे गए। 66 में से 56 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया। इसी के साथ चीनी विमानों ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। चीनी विमानों की ताइवान वायु सीमा में गतिविधि
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीते बुधवार को 36 चीनी सैन्य विमान ताइवान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उड़ते पाए गए थे। ताइवान के जल क्षेत्र में हुई कथित घुसपैठ के जवाब में ताइवान ने निगरानी करने के लिए अपने 4 तटरक्षक जहाजों को तैनात किया है। दरअसल जापानी रक्षा मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई को जापान के दक्षिण पश्चिम ओकिनावा प्रांत के समुद्री क्षेत्र में चीनी विमान वाहक पोत शानडोंग देखा गया था। शानडोंग के साथ रक्षा अभ्यास करने के लिए कई चीनी विमान ताइवान सीमा क्षेत्र से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं चीनी विमान वाहक पोत शानडोंग प्रशांत क्षेत्र में अभ्यास के लिए उत्तरी फिलीपींस के करीब से गुजरा था। लगातार बढ़ती चीनी गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिन-ते ने चीन को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। वहीं दूसरी ओर बीते 4 जुलाई को जापानी नौसेना के एक विध्वंसक नौसेना पोत सुजुत्सुकी ने बिना सूचना दिए ताइवान के पास मौजूद चीन के क्षेत्रीय जल में प्रवेश किया था। जापान के इस कदम के बाद बीजिंग ने विरोध दर्ज कराया है। इसी के साथ चीन ने मांग की है कि जापान वादा करे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। चीन ने जापान से मांग की है कि वो इस घटना की गहन जांच करे। चीन के प्रादेशिक जल में प्रवेश करने से पहले चीनी सरकार की स्वीकृति लेना जरूरी है। जापान की अवैध और अनुचित कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। जापान का कहना है कि ये एक तकनीकी गलती थी, लेकिन हम मांग करते हैं कि जापान इस मामले की गहन जांच करे। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिन-ते के पद संभालने के बाद से चीन का ताइवान के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अफ्रीका नामा के जरिए अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और आइए अब नजर डालते हैं अफ्रीका नामा पर। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को विदेश मंत्री को छोड़ अपने पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर दिया और वादा किया कि वो नई सरकार बनाएंगे जो सौम्य और प्रभावी होगी। राष्ट्रपति ने यह कदम उच्च कर और कुशासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के हफ्तों बाद उठाया है। रूटो ने टेलीविजन पर प्रसारित संदेश में अटॉर्नी जनरल को भी बर्खास्त करने की घोषणा की और कहा कि मंत्रालयों का कामकाज उनके स्थायी सचिव देखेंगे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने विदेश मंत्री मुसालिया मुदावादी के अलावा अपने पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल को भी मंत्रिमंडल के साथ बर्खास्त कर दिया है। हालांकि रूटो के इस फैसले से उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ के कार्यालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद उनके मंत्रालयों का संचालन उनके स्थायी सचिवों द्वारा किया जाएगा। केन्याई संविधान के अनुच्छेद 1521, 1525वीं और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रूटो ने यह फैसला लिया है। अपने इस कड़े फैसले के बाद रूटो ने आश्वासन दिया है कि वह नई सरकार का गठन करेंगे। Given to me by Article 1521 and 1525B, मैं तुरंत ही एक ऐसी सरकार का गठन करूंगा जो कि देश में आवश्यक और तत्काल फैसलों को अमल करने में मेरी मदद करे। हम ऐसे फैसले लेंगे जो कि घरेलू संसाधनों, राजस्व, रोजगार के अवसरों, सरकारी एजेंसियों के सुधार और भ्रष्टाचार से निपटने में मददगार साबित होंगे।
except the Prime Cabinet Secretary and दरअसल केन्या में वित्त बिल के खिलाफ करीब 3 हफ्तों से कड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते 25 जून को करों में वृद्धि करने वाले वित्त विधेयक के पारित होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में धावा बोल दिया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में करीब 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही जनता ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया था। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 39 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रूटो ने संसद से बिल पारित होने के बाद बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। पिछले हफ्ते रूटो ने लगभग $2.7 मिलियन के बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकारी खर्चे में कटौती करने का फैसला लिया था। कर वापसी के फैसले के बाद केन्या IMF के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल हो सकता है। हालांकि केन्या की सरकार पर कोई भी बकाया ऋण नहीं है। बता दें कि केन्या में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त बिल संसद में पेश किया गया था। इस बिल के मुताबिक डिजिटल पेमेंट, खाद्य उत्पाद समेत कई चीजों पर लगने वाला कर बढ़ने वाला था, लेकिन जनता के कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद यह बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया है। और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। फ्रांस की विधायिका के निचले सदन 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली का मौजूदा समीकरण अच्छा नहीं है। ये वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी के बीच बटा हुआ है। सभी के पास संसद के 200 सदस्य से कम संख्या है। ये देखते हुए कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए न्यूनतम आवश्यक 289 सीटों तक नहीं पहुंच पाई है। फ्रांस राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पेरू में पुरातत्वविद शोधकर्ताओं ने जमीन के नीचे 4000 साल पुराने मंदिर की खोज की है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरू के जाना इलाके में एक जगह पुरातत्वविदों की टीम खुदाई कर रही थी, तभी टीम को ये मंदिर मिले। इसको लेकर पेरू के पॉन्टिफिशियल कैथोलिक यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट लुइस मोइरो के रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से मंदिर की वास्तविक उम्र को लेकर दावा किया गया था। ये खंडहर का दृश्य दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के जाना क्षेत्र का है, जहां पर शोधकर्ताओं ने इस रेगिस्तानी जिले में लगभग 4000 साल पुराने मंदिर की खोज की है। ये खोज यूकेपे कल्चरल लैंडस्केप आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत की गई है। प्रशांत महासागर से थोड़ी ही दूर पर पाए गए इस मंदिर को पेरू के ऐतिहासिक संस्कृति का प्रतीक माना जा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी संरचनाएं माचू पिच्चू की प्रसिद्ध इंका गढ़ से लगभग 3500 वर्ष पुरानी हैं। इससे ये पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण पेरू की प्रसिद्ध इंका संस्कृति के भी बहुत पहले हुआ होगा। हमें जो संरचनाएं मिली हैं वह एक थिएटर का हिस्सा है जो मिट्टी की दीवारों से बना है। इसमें सीढ़ियां भी हैं। दीवारों पर पेंटिंग की गई है जिसके डिजाइन से पता चलता है कि ये पौराणिक पात्रों की आकृतियां हैं। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।